दोस्तों नमस्कार। कई बार आपके दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि इस पूरी धरती में बहुत सारा देश है। तकरीबन तकरीबन 203 से 205 के करीब देश है। उनमें से कुछ देश बहुत अमीर है, कुछ अमीर है और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि एक देश अमीर है या फिर गरीब है, ये कैसे तय होता है। कौन से ऐसी फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करता है वो कंट्री आगे चल के अमीर होगा या गरीब होगा। अगर आपको इन चीज़ों में ज़्यादा सर पटकना अच्छा नहीं लगता है तो आपके लिए काफ़ी सीधा सा आंसर है जो आप दूसरों को देते हो और चले जाते हो कि उनके पास पैसे नहीं है, तभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी कौन सी फैक्टर्स है जो एक देश को इतना ज़्यादा रोक के रख सकता है। तो आइए आज हम ऐसे ही 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से एक कंट्री या तो बहुत गरीब रहता है या फिर अमीर होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है इंस्टीट्यूशन, यानी आपकी वो इदारे, वो संस्था जो बने होते हैं इसलिए ताकि आपकी देश की जो संविधान है उसको सही तरीके से वो आगे लेके बढ़ सके, उसको अप्लाई कर सके, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से चला सके। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि किसी भी एक देश की इंस्टीट्यूशन सही ना होने से किस तरीके से उस देश की ग्रोथ में या फिर उस देश में जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक भारी रुकावट आ सकता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है पुलिस, कोर्ट या फिर और कई चीज़ें जो जुड़ी हुई होती है लॉ एंड ऑर्डर को ही इन्फोर्स करने में। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है टैक्स पेयर के ऊपर मॉनिटर करना, उनको देखना कि ठीक तरीके से वो पैसे दे रहे हैं या फिर नहीं। देखिए, एक देश अपने आप को कैसे बिल्ड कर पाता है। उस देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पैसे कमाते हैं। उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा 10 से 18% जो हिंदुस्तान में है वो साल में एक बार आपको देना पड़ सकता है, और आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर कुछ पैसे की टैक्सेस लगे हुए होते हैं जो टैक्सेस को आप पे करते हैं। 10 रुपये के एक प्रोडक्ट आपने खरीदा तो उसमें 1 रुपया 50 पैसा टैक्स है जो आपने पे किया। वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, और सरकार के पास जब ऐसे पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार ये डिसाइड करता है कि कौन से हिस्से में डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च किया जाए और उस डेवलपमेंट के तहत क्या बनाया जाए, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन से जो आपको आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक तरीके से चलने में मदद करता है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपकी जो देश है उसको ग्रोथ देने में। अगर आपकी इंस्टीट्यूशन सही ना हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने के लिए मिलता है, और करप्शन के चलते ना टैक्स इकट्ठा हो पाएगी, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से चल पाएगा, ना कोई कोर्ट के पास आएगा, और सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो ना तो शिक्षा पे खर्च कर पाएगी ना ही सेहत पे। तो जब किसी देश के पास बेसिक नेसेसरी जो चीज़ें होते हैं, शिक्षा, सेहत, ऐसी चीज़ रहेगी ही नहीं तो वो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो कई हद तक जिम्मेदार होता है एक देश को अमीर या फिर गरीब बनाने के लिए। आप अगर दुनिया की टॉप 20 जो रिचेस्ट कंट्री है उनको फॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा उनमें से ज़्यादातर देशों की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत कठोर है। वहाँ पे छोटी से छोटी जुर्म के लिए भी बहुत कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है कल्चर। कल्चर सीधी तरीके से आपकी धर्म से यानी आपकी भगवान से रिलेटेड होता है। जितने भी देश अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है, अगर उन देशों की आप इकोनॉमी पे नज़र डालोगे तो एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा कि उन देशों की जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसको रोक के रखा है उनकी धार्मिक स्थिति। दुनिया में बहुत तरीके की कल्चर्स हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग रिलीजियन से। अब हर एक रिलीजियन किसी ना किसी चीज़ में आपको पाबंद करती है, और आज के समय पे अगर आप विज्ञान की बात करते हो तो विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों की बंदिश में नहीं आगे बढ़ सकता। अगर इस चीज़ में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है तो हमारी पड़ोसी जो कंट्री है पाकिस्तान, उसको देख लीजिए। वहाँ पे एक अलग से सर्टिफिकेशन होता है जिसको हलाल सर्टिफाइड कहा जाता है। अगर कुछ प्रोडक्ट्स को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उस मापदंड के अनुसार बनाना पड़ेगा, मतलब उस धार्मिक आस्था को बनाते हुए बनाना पड़ेगा कि उन प्रोडक्ट में कुछ खास तरीके की इंग्रेडिएंट्स जो कि है आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान के फील्ड में ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर देती है जिससे आपकी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है।
यानी आज के समय पे आप अगर नज़र डालोगे तो साफ साफ देख पाओगे, एक बोरी चावल बेच के आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना प्रॉफिट एक स्मार्टफोन बेच के मिल जाएगा। आप अगर इंडिया की इकोनॉमी पे नज़र डालोगे तो देख पाओगे इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं। दुनिया में विश्व में शायद 90 से 95% जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया बेचता है। ऐसे ही और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्री है, देखोगे जो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है वही इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे को लाता है देश में। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी साइंस नहीं पनप सकता, और जहाँ पे साइंस है वहाँ पे धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कुछ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो अपनी धार्मिक आस्था को बनाने के लिए साइंस से दूरियां बना लेते हैं। इस तरीके से कल्चर जो कि है एक देश की ग्रोथ के आरे आ जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे बिगाड़ने लगता है, और एक समय आता है जब उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो इस तरीके से कल्चर एक देश की ग्रोथ को, आर्थिक स्थिति को बहुत नीचे गिरा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिसोर्स। देखिए, ज़्यादातर रिसोर्स के मामले में हम यही समझते हैं कि रिसोर्स का मतलब ही होता है कि ज़मीन के नीचे से निकली हुई कच्ची तेल या फिर कोयला, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पैसे आपको दे सकती है। लेकिन सच ये नहीं है। आज के समय पे वेनेजुएला को देख लीजिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल है लेकिन वो उसको बेच नहीं पा रहा है, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे रोटी, कपड़ा, बेसिक चीज़ें लेने के लिए भी लोगों के पास पैसे अब बचे नहीं है। क्राइम रेट बहुत हाई होता जा रहा है। तो एक्चुअली में रिसोर्स क्या है? देखिए, रिसोर्स एक तरीके से जमीन के नीचे से मिलने वाली चीजें तो है ही, साथ में आपकी जियोग्राफिकल जो स्थिति है वो कैसा है। कई देश ऐसे हैं जिनके पास ना तो तेल है ना ही कुछ और चीजें, लेकिन उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसे है कि समुद्र की तट पे वो देश लगा हुआ है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो शिप्स हैं वो वहीं से होकर गुजरना पड़ता है। तो कई बार वो शिप्स, वो कंटेनर वहाँ पे रुक जाता है, जिसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह यानी पोर्ट बनाए जाते हैं जहाँ पे उन शिप्स को रखा जाता है, कंटेनर को होल्ड किया जाता है। ऐसी और भी बहुत तरीके की सुविधाएं हैं जो जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से आपको मिल सकते हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज को अगर देखोगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि खाने पीने की चीज़ें भी सही से नहीं उग सकती। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग मिट्टी तक खा लेते हैं, लिटरली मिट्टी भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो ना होने की वजह से, आपकी स्थिति ना होने की वजह से, एक लैंड लॉक्ड कंट्री होने की वजह से भी कई बार आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें रुकावट आ जाता है। और इस चीज़ से भी मुकाबला किया जा सकता है अगर नीयत सही हो, अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस चीज़ों से भी आप मुकाबला कर सकते हो। दोस्तों, चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आप हमारे ही देश को देखते हैं, हम अपने ही देश को देखते हैं, तो देख पाएंगे कि हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या होता है, एक गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की, और उसके बाद जब वो सरकार बदला, कोई और पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने उन पॉलिसी को देखा और उन्होंने उनमें से कुछ पॉलिसीज को हटा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बस वो खुद को अच्छा, दूसरे को गलत प्रूफ करने के चक्कर में ये नहीं देख रहे कि अल्टीमेटली देश को क्या नुकसान हो रहा है, लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में सत्ता में ऐसी जो चेंजेस होते रहते हैं, उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कह सकते हैं पॉलिसीज़ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में देश को प्रेजेंट करता है, वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पकड़ है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट होता है वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता। अब विदेशों में अपनी चीज़ों को बेचने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद को बेचना होगा, यानी खुद को प्रेजेंट करना होगा कि देखिए हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम इस तरीके से आपसे बेच सकते हैं। और उसके लिए भी आपकी जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को ये आश्वस्त होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से आने वाली चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ के लोग एक्सेप्टेबल हैं, तो तभी जाके आपकी चीज़ें बिकेंगी। और जो इन टेबल कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि कितना % ड्यूटी लगेगा उन चीज़ों में जो एक्सपोर्ट होके जा रहा है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग कितनी होगी, वहाँ की लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो उस चीज़ को खरीद सकते हैं या फिर नहीं। तो ये सभी फैक्टर्स पॉलिटिक्स तय करता है, इंटरनल पॉलिटिक्स के। विदेशों में जाने के बाद आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से बिकेंगी, किस तरह बिकेगा, और उसके डिमांड को कैसे मेंटेन करना है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर अच्छा ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो नहीं आएगा, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के बिना आपकी जो जीडीपी है या फिर आर्थिक स्थिति है उसको अच्छे तरीके से ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो देश के लिए और जनता के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। उम्मीद करता हूँ 4 पॉइंट के साथ मैं आपको सही से समझा पाया हूँ कि किस तरीके से तय होता है कोई देश अमीर होगा या कोई देश गरीब। और इस हिस्से में आप अगर भारत को देखते हो तो जीडीपी के हिसाब से दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री निकल के आता है भारत। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, लेकिन जो भी होगा हम अच्छे की ही उम्मीद कर रहे हैं। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके।